न्यूमेरिकल नंबर 13 जो है ये भी बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, इसको ज़रा गौर से आप देखिएगा। इसमें कह रहा है इट इज़ डिज़ाइर्ड टू मेक एन AC जनरेटर दैट कैन प्रोड्यूस एन EMF 5 किलो वोल्ट। ये भी पीक EMF की वैल्यू गिवन है, क्योंकि इस तरह जब भी वो कुछ ना भी बताए तो आप यही अज्यूम करेंगे कि उसने पीक EMF की वैल्यू ही बताई है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वो चले, यानी आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज दे। कॉइल का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स है 200। What should be the magnitude of magnetic field in which the coil rotates? ये बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आपने पीक EMF की वैल्यू लिख दी, 5 किलो वोल्ट को आप 5000 वोल्ट कह सकते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, एरिया ऑफ कॉइल गिवन है जी, एरिया ऑफ कॉइल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और नीचे नंबर ऑफ टर्न्स आपकी गिवन है 200। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब देखें, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पीक EMF का फॉर्मूला, यहाँ हम यूज़ करेंगे जो AC जनरेटर में पहले भी हम पिछले न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर चुके हैं। E0 की वैल्यू है B ओमेगा NA या N ओमेगा AB, जिस मर्जी तरतीब से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन अब जानते हैं ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई इंटू F। इसमें F क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको हम 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल T यानी टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी यानी F भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ओमेगा की जगह 2 पाई F पुट कर दिया। अब इसको आगे चल के मैं आपको सॉल्व करवा के बता देता हूं कि हमने इसको कैसे फाइंड करना है। देखिए एक दफ़ा फिर मैं लिख देता हूं, E0 इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई F मल्टीप्लाइड बाय NA। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक तरफ रहने दें और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ डिवाइड कर दें। देखिए E0 के साथ 2 पाई F डिवाइड हो गया, N भी डिवाइड होके नीचे आ गया और A भी डिवाइड होके नीचे आ गया। अब आप E0 की वैल्यू पुट करें, E0 कितना था, 5000 था पीक EMF। पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 3.14, F की जगह 50 हर्ट्ज पुट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पुट करेंगे 200 जो गिवन है, और एरिया की जगह पुट करेंगे 1 मीटर स्क्वायर। इस तरह से जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.079 टेस्ला। अब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला। आप इसको राउंड ऑफ करके आपकी मर्जी हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.08 टेस्ला। अगर हम 9 को ड्रॉप करें तो 7 1 पढ़ के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल आंसर आ गया जी। ये उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सारे न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करने लगे जी। तो नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 14, और न्यूमेरिकल नंबर 14 में वो कह रहा है द बैक EMF इन अ मोटर इज 120 वोल्ट। हम जानते हैं कि बैक EMF एग्जिस्ट करती है जब मोटर चलती है। तो मोटर कैसे चलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से, यानी उसको हम कोई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, करंट फ्लो करता है। फिर जब मोटर चलती है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है, तो वो एक जनरेटर का भी काम कर रही होती है, जिसकी वजह से एक बैक EMF पैदा होती है। लेंज़ेस लॉ के मुताबिक कॉज को अपोज करने वाली EMF यानी सप्लाइड EMF के ऑपोजिट एक EMF पैदा होती है, जिसकी वैल्यू वो बता रहा है 120 वोल्ट व्हेन द मोटर इज टर्निंग एट 1680 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये उसने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बताई है। फिर वो कह रहा है व्हाट इज द बैक EMF। बैक EMF कितनी होगी अगर मोटर की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा के 3360 रेवोल्यूशंस पर मिनट कर दी जाए। यहाँ पे एक बात मैं आपको शुरू में बता दूं कि यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट को हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे आसानी के लिए, क्योंकि आगे चल के इन्होंने रेशो में जाना है और इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर देना है। तो चाहे आप इनको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट भी कर दें, फिर भी कैंसिल करके आंसर सेम ही आएगा। इसलिए अब कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम डेटा लिखते हैं। इनिशियल बैक EMF जिसे E1 बोलूँगा 120 वोल्ट। इसी तरह फर्स्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 गिवन है, इसको हमने 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट लिख दिया, कन्वर्ट नहीं किया। सेकंड वैल्यू भी उस गिवन है। हमने क्या करना है, फाइनल इंड्यूस्ड EMF या बैक EMF हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं लेक्चर के स्टार्ट में, इस न्यूमेरिकल के स्टार्ट में मैं आपको बता रहा था कि मोटर जो है वो जनरेटर का भी काम कर रही होती है, यानी जो बैक EMF पैदा हो रही है वो बिल्कुल उसी रूल के तहत पैदा हो रही है जिस रूल के तहत
एसी जनरेटर में आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा की थी और वहां पे जो आपने पीक ईएमएफ का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ भी बैक ईएमएफ के लिए भी आप सेम फॉर्मूला लिख सकते हैं। और माइंड में रखिएगा कि यहाँ चूंकि बैक ईएमएफ की वैल्यू उसने बताई है, ये नहीं बताया कि ये पीक है या कौन सी है, तो माइंड में रखें कि ये पीक वैल्यू ही होती है। यानी अगर नाम भी बताया जाए तो आप यही एज्यूम करें दैट दिस इज पीक वैल्यू। और वैसे भी अगर डीसी मोटर की आप बात करेंगे तो जो पीक वैल्यू जो बैक ईएमएफ पैदा होगी वो कांस्टेंट होगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से उसमें जरूर वेरिएशन आ सकती है, यही बात हम यहाँ पे बताएंगे। यानी अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम रहे तो बैक ईएमएफ की वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तो बैक ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमें यही बता रहा है। देखें, अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिखें पीक ईएमएफ का, तो जनरल फॉर्मूला तो इसका होता है एन ओमेगा ए बी। लेकिन अगर मैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ या इस बैक ईएमएफ को E1 बोलूंगा तो यहाँ पे ओमेगा के साथ ओमेगा 1 आ जाएगा, क्योंकि बाकी किसी भी चीज को हमने चेंज नहीं किया, ना हमने मोटर को खोल के नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किया, ना एरिया को चेंज किया, ना एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। तो इसलिए इनिशियल बैक ईएमएफ का फॉर्मूला मैं ये लिखूंगा और फाइनल बैक ईएमएफ का फॉर्मूला मैं लिखूंगा E2 इज इक्वल टू एन ओमेगा 2 ए बी। या भी सिर्फ ओमेगा के साथ मैंने ओमेगा 2 लिखा है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन दोनों की रेशो ले लेनी है। चूंकि हमें ओमेगा 2 चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, इसे मैं इक्वेशन 1 कहता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 कहता हूं, और इक्वेशन 2 को मैं ऊपर रखता हूं और इक्वेशन 1 को मैं नीचे रख के डिवाइड कर देता हूं। फिर आपके पास क्या आएगा, देखिए E2 आपके पास ऊपर आ जाएगा और E1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। E2 ऊपर है तो E2 की राइट हैंड साइड भी ऊपर आएगी, यानी n ओमेगा 2 ए बी ये ऊपर आ गया और n ओमेगा 1 ए बी ये नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए नंबर ऑफ टर्न्स से कैंसिल, ए बी से कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1। जी, तो फाइंड हमने करना था E2 ये। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस E1 को यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, बड़ा ही सिंपल है। तो अब क्या करेंगे, देखें आपके पास बनेगा E2 इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1। अब आप वैल्यूज पुट करें, देखें E1 की वैल्यू थी आपके पास 120 वोल्ट, ओमेगा 2 की वैल्यू आपके पास है 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट, और नीचे ओमेगा 1 की वैल्यू है आपके पास 1680 और ये भी है रेवोल्यूशन पर मिनट। देखिए रेवोल्यूशन पर मिनट से कैंसिल हो गया, यही बात मैं आपको शुरू में बता रहा था। तो 120 के साथ यूनिट क्या था, वोल्ट, तो इसलिए हमारे आंसर के साथ सिर्फ कौन सा यूनिट आएगा, वोल्ट का यूनिट आएगा। और हमारा आंसर जी यहां पे आ रहा है E2 इज इक्वल टू, हमारा आंसर यहां पे आएगा जी 240 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको मैं यहां पे बॉक्स में लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है जी। ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 14। अब मैं नेक्स्ट मूव करने लगा हूं न्यूमेरिकल नंबर 15 की तरफ। 15 में कह रहा है अ डीसी मोटर ऑपरेट्स एट 240 वोल्ट, यानी डीसी मोटर में जो सप्लाइड वोल्टेज है जिसको मैं V से जाहिर करता हूं, ये है 240 वोल्ट, एंड हैज अ रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से जाहिर करते हैं, ये है 0.5 ओहम। व्हेन द मोटर इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड, यानी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, बड़े मजे से वो चल रही है। द आर्मेचर करंट इज 15 एम्पियर, ये जो है ना ये रिजल्टेंट करंट है जो आर्मेचर कॉइल में जो अंदर जो कॉइल घूम रही होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके अंदर फ्लो कर रहा है। वो आपसे कह रहा है कि बैक ईएमएफ फाइंड करें। बैक ईएमएफ जो अभी पिछले न्यूमेरिकल में मैं आपको बता रहा था कि जब मोटर की कॉइल घूमती है तो वो जनरेटर का भी काम करती है, और लेंजेस लॉ के मुताबिक एक बैक ईएमएफ आती है जो सर्किट में फ्लो करती है। इसको मैं E से जाहिर करूंगा, आगे चल के अभी हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले डाटा में आपके पास सप्लाई वोल्टेज आ गया 240 वोल्ट,
इसके बाद आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद करंट, और फाइंड क्या करना है, बैक ईएमएफ। जी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने अपने माइंड में ये रखना है कि सप्लाइड वोल्टेज को अपोज करने के लिए एक बैक ईएमएफ मौजूद है। यानी अगर मैं ओहम लॉ को यूज करते हुए सप्लाइड वोल्टेज का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वैसे तो उसे आना चाहिए करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक बैक ईएमएफ भी आ रही है जो सप्लाइड वोल्टेज को अपोज कर रही है, तो अब बैक ईएमएफ को यहाँ पे V माइनस ई करके शो कर सकते हैं। यहां से आप E की वैल्यू निकाल लें, E को उस तरफ ले जाएं और ये जो सारा IR है ये इस तरफ आ जाएगा, तो आपके पास E उधर जाके पॉजिटिव हो गया और IR इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कितनी गिवन है, 240 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी गिवन है, I की वैल्यू है 15 और कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो है 0.5। तो इस तरह से आपके पास 240 माइनस 7.5 आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 232.5 वोल्ट्स। ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है ना, ऐसा यूनिट। तो इस तरह से फाइनल बैक ईएमएफ का आंसर आपके पास आ गया 232.5 वोल्ट। अब हम मूव करने लगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 15.16। 15.16 में कह रहा है अ कॉपर रिंग हैज अ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 मिली ओहम। अब कॉपर रिंग है, जारी बात है सर्कुलर है, तो इसका रेडियस गिवन है, एरिया हम फाइंड कर लेंगे आगे चल के जब जरूरत पड़ेगी पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, जैसे हम पहले करते आए हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड रिंग के परपेंडिकुलर है, मतलब ये है कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि फ्लक्स मैक्सिमम है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 टू 0.4 टेस्ला, 0.2 इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, 0.4 फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है, इन अ टाइम इंटरवल 5 × 10⁻³ सेकेंड, व्हाट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल। सिंपल सी बात है, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, और इंड्यूस्ड करंट आप तब ही फाइंड कर सकते हैं जब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करेंगे। इसका मतलब है सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हमने इस न्यूमेरिकल में इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है। देखें, सबसे पहले रेडियस ऑफ कॉपर रिंग गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके। फिर आगे चल के रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रिंग है 1 मिली ओहम, आपने 1 × 10⁻³ लिख दिया मिली की जगह। फिर आगे चल के इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, फाइनल 0.4 थी, इनिशियल 0.2 थी, आपके पास 0.2 आंसर आ गया। फिर टाइम फॉर दिस इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड का ये जो इजाफा है इसमें टाइम कितना लगा, 5 × 10⁻³ सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ये हमारा काम है जी। फैराडेज लॉ के मुताबिक ये रिलेशन तो हम जानते हैं, हमेशा से हम ये यूज कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में बारहा हमने इसको यूज किया। और यहाँ भी नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ भी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। फर्ज कर लें जी, फर्ज करें यहां पे हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड, जी ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके रास्ते में हमने एक कॉपर की रिंग रखी हुई है। असल में ये मैग्नेटिक फील्ड थी, तो मैं इसको B से जाहिर कर देता हूं। कॉपर की रिंग ऐसे करके पड़ी हुई है, जी ये कॉपर की रिंग है। अब जारी बात है, इस रिंग का जो वेक्टर एरिया है वो रिंग के सरफेस के लिहाज से परपेंडिकुलर होगा। रिंग का सरफेस वर्टिकल था तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा उसके, यानी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो अब आप गौर करें, B और A के दरमियान कितना एंगल आ रहा है, 0। ये 0 एंगल हम आगे चल के अपने फ्लक्स में पुट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, φB इज इक्वल टू BA कॉज ऑफ थीटा, और यहां पे थीटा की जगह क्या आएगा, 0। कॉस 0 आपके पास आ जाएगा 1। अब आपके पास बचा B × A।
ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की गई है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स में जो तब्दीली है, जिसे मैं डेल्टा फाई से जाहिर कर सकता हूं, ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा बी मल्टीप्लाइड बाय ए। और यहां भी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉपर रिंग है, रिंग सर्कल की शेप की होती है, तो सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम पुट करेंगे फैराडेज लॉ में। फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है, फैराडेज लॉ के मुताबिक E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई की जगह हम पुट करेंगे डेल्टा बी इंटू ए, सॉरी ए की जगह तो हमने वो पुट करना था पाई आर स्क्वायर, ए की जगह आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब एन की वैल्यू पुट करें, एन की वैल्यू थी, जारी बात है कितनी है एन की वैल्यू, कोई भी गिवन नहीं है क्योंकि ए की कॉपर की रिंग है, तो आप एन की जगह पुट करेंगे 1, डेल्टा बी की जगह पुट करेंगे 0.2, पाई की जगह 3.14, रेडियस की जगह पुट करेंगे 0.04 और इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना था 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ईएमएफ का जो आंसर है वो आएगा 0.20096 वोल्ट्स। ये आपके पास ईएमएफ का आंसर आ जाएगा। अब यही ईएमएफ यूज करके हमने ओहम्स लॉ की मदद से हम लिखेंगे E इज इक्वल टू आई आर। यहां से हम करंट निकालेंगे, करंट आपके पास आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है 0.200, अभी ऊपर हमने फाइंड किया यहां पे 96 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कॉपर की रेजिस्टेंस यहां पे गिवन थी 1 मिली ओहम, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 200.96 एम्पेयर। ये है आपके पास इंड्यूस्ड करंट का आंसर। ये मैं यहां पे बॉक्स में लिख देता हूं। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 15.17। इसमें क्या कह रहा है 15.17 में कह रहा है अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, इसमें टोटल 10 टर्न्स हैं और हर टर्न का एरिया उसने बता दिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को हम कैसे चेंज करते हैं आप जानते हैं, 10⁻⁻2 लगा देते हैं, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे जो क्या बन जाएगा 10⁻⁻4। आगे चल के डाटा में हम देख लेंगे। इज इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी वो बता रहा है कि कॉइल के सरफेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अगेन यहां भी क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उसने बता दी है, द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड इन 1 सेकेंड, यानी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर निकाल लिया गया। पहले सारा का सारा सरफेस कॉइल का अंदर था और बाद में उसको बाहर निकाल लिया गया। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि जितना इनिशियल सरफेस एरिया है वो सारा का सारा अब जीरो हो चुका है। तो चेंज इन सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। फाइनल तो जीरो हो गया, इसका मतलब है डेल्टा ए वही होगा जो इनिशियल सरफेस एरिया गिवन था अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं। और टाइम गिवन है 1 सेकेंड। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एज इट इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने बतानी है। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डेटा में आपके पास क्या कुछ है, नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, इसके अलावा एरिया है। इसको हमने जैसे मैं पहले आपको बता रहा था 10⁻⁻2 का स्क्वायर करके 10⁻⁻4 बन गया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, टाइम गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने बताना है। फैराडेज लॉ के मुताबिक ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं जो हम हमेशा से यूज कर रहे हैं। अब इसी फॉर्मूला को हमने यूज करना है, लेकिन पहले थोड़ी सी एक डायग्राम की फॉर्म में हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ताकि आपको इजी लगे। जी, मैग्नेटिक फील्ड अगेन फर्ज कर लें। मैं फर्ज कर लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ थी इस तरह,
यानी ऊपर नॉर्थ पोल होगा, नीचे साउथ पोल होगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी। अब कॉइल जो है वो फर्ज कर लें ऐसे पड़ी हुई थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सारी की सारी पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी। हमने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया। जब सारी की सारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गई तो हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन एरिया है वो असल में क्या है, वही जो इनिशियल एरिया, क्योंकि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा फ्लक्स का। सबसे पहली बात तो ये कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे गौर करें, अगर सरफेस ऑफ कॉइल ऐसे है तो इसका वेक्टर एरिया सरफेस के लिहाज से तो 90 के एंगल पे होगा ना, तो यानी मैं कह सकता हूँ वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। अगर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो दोनों में एंगल कितना होगा, 0। कॉस 0 की जगह अगेन 1 आ जाएगा, तो आपके पास फ्लक्स बच गया बी ए। अब जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, क्योंकि सारी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर निकाल लिया गया है, तो मैं चेंज इन फ्लक्स को यानी डेल्टा फाई, इसको मैं लिख सकता हूं बी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए, क्योंकि एरिया में तब्दीली आई है, सारा एरिया हमने उस रीजन से बाहर निकाला है। तो इसको हम फैराडेज लॉ वाले रिलेशन में पुट करने वाले हैं। A इज इक्वल टू एन, डेल्टा फाई की जगह अब मैं पुट करूंगा B इंटू डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पुट करेंगे 10, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पुट करेंगे 0.5, और चेंज इन एरिया, जो इनिशियल एरिया था वही सारा का सारा चेंज हुआ, तो चेंज इन एरिया की जगह हम वही इनिशियल एरिया पुट करेंगे, दैट इज 35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴, और नीचे टाइम की जगह पुट करेंगे 1 सेकेंड। तो इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपके पास आंसर आएगा 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻², और जाहिर बात है इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट वोल्ट। यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आंसर में आधा नंबर आपका कट सकता है। तो ये आपके पास 17 न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर आ गया, 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² वोल्ट्स। जी, नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 18, और ये बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें वो क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 18 में कह रहा है दैट एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सबसे पहली बात तो ये कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी इनपुट पे जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी और आउटपुट की वोल्टेज थोड़ी होगी। तो प्राइमरी की जो वोल्टेज है वो उसने बताई है 240 वोल्ट, यानी मेन सप्लाई से ये कनेक्टेड है। इसका मतलब है इसकी प्राइमरी कॉइल जो है वो 240 वोल्ट से कनेक्टेड है। सो वीपी की वैल्यू होगी 240, इसको हम वीपी बोलेंगे, जिसको यहाँ पे मेंशन भी किया गया 240। उसके बाद इट इज़ डिजायर्ड टू ऑपरेट 12 वोल्ट 30 वॉट लैम्प, यानी इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ हम एक लैंप चलाना चाहते हैं जो 12 वोल्ट पे चलता है और 30 वॉट की उसकी पावर है। यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी की वोल्टेज है 12 वोल्ट और सेकेंडरी पे जो पावर हमें चाहिए वो 30 वॉट चाहिए, यानी PS मैं इसे नाम दे देता हूँ। इसे P आउटपुट भी कह सकते हैं, आउटपुट पावर भी कह सकते हैं। फाइंड द करंट इन प्राइमरी, यानी आपने IP की वैल्यू निकालनी है, करंट इन प्राइमरी। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हम जानते हैं सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे चल के। ज़रा ये फॉर्मूला देखें, आप सब इस फॉर्मूला को जानते हैं, हमने ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला बनाया था। लेकिन इस फॉर्मूला को भी करने से पहले सबसे पहले मैं प्राइमरी करंट निकालने के लिए एक थोड़ी सी डेरिवेशन करने लगा हूँ, जो गौर से आपने देखनी है। ये हमारा राइटिंग एरिया है, प्राइमरी का जो करंट है वो पहले मैं निकालना चाहता हूं, IP बेसिकली मैं अभी ये निकाल रहा हूं। अब जानते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होती है। इनपुट पावर को मैं P भी कह सकता हूं क्योंकि ये प्राइमरी पे पावर होती है,
और आउटपुट पावर को मैं PS भी कह सकता हूं क्योंकि ये सेकेंडरी की पावर है। अब PP को मैं लिख सकता हूं VP इंटू IP, और PS को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं क्योंकि PS की तो सारी की सारी वैल्यू हमें गिवन है। तो अब यहां से IP की वैल्यू, अब जानते हैं ना ये VP IP कैसे आया, हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। तो चूंकि प्राइमरी की पावर है तो इसके साथ V के साथ भी P आ गया और I के साथ भी नीचे सबस्क्रिप्ट में P आ गया। अब यहां से जो VP है उसको मैं राइट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड कर रहा हूं, तो ऊपर PS रह गया और नीचे VP आ गया। अब PS की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 30 वॉट और VP की वैल्यू गिवन है 240। तो जब आप रेशियो लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर इसका आएगा 0.125 एम्पेयर। ये आपके पास पहला आंसर आ गया IP का जी, ये आपके पास पहला आंसर आ गया। अब मैं राइटिंग एरिया बना लूं यहां पे जी। अब मैं यहां पे दूसरी कैलकुलेशन करूंगा। दूसरी कैलकुलेशन तो ज्यादा ही आसान है। उसमें हम क्या करेंगे, देखें यही फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। अब यहां सिंपली आपने NS ओवर NP की तो वैल्यू निकालनी है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, यही तो हमने फाइंड करना था। तो राइट हैंड साइड पे VS और VP की वैल्यूज पुट कर दें। VS की वैल्यू है 12 और VP की वैल्यू है 240। ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा, या तो अगर आप इसको कैंसिल करें 1 पे गया, नीचे ये 2 पे गया 20, या तो इसको आप 1/20 लिख सकते हैं, या आप इसको अगर आपका दिल करे तो रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसकी रेशो बनेगी 0.05 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकालनी थी जो हमने फाइंड कर ली। ये आपका आंसर है। तो ये था आपका फाइनल न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको आज के सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें अगले लेक्चर तक, और अपना ख्याल रखें। अच्छा पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।